अच्छा देखो बेटे, ये चैप्टर नंबर 1 है। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसके अंदर बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ हमें करनी है उसमें ये सिंपल सी डेफिनेशन है। एक अगर तुम्हें नज़र आ रही हो बेटे अपने स्क्रीन पर, इसमें देखो सबसे पहले जो शुरू करेंगे काम, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस तरह सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में तब्दील होते चले गए। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन था? सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म तो बेटे जो सबसे पहले पैदा हुए, साइंटिस्टों का मानना यह है कि वो बैक्टीरिया थे जो कि अर्थ में पैदा हुए। अब आपको मालूम है एक बिग बैंग की थ्योरी है बहुत बड़ी, उसमें कि जब एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ उसके रिजल्ट में अर्थ बनी आपकी, एक प्लेनेट। उसमें उस वक्त बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, बारिशों से पानी जमा हुआ, फिर मौसम तब्दील होते होते कुछ ना कुछ पानी जो है वो एवापरेट हो गया और ज़मीन डेवलप हो गई, लैंड। पानी के अंदर एक सेल वाले जानदार पैदा हुए। जो पानी में एक सेल वाले जानदार पैदा हुए वो कौन थे? वो बैक्टीरिया थे जो सबसे पहले पैदा हुए। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें मॉडिफिकेशन होती चली गई और वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होते चले गए और फिर इंसान अल्टीमेटली ज़मीन पे आ गए, जानदार ज़मीन पे आ गए और उनसे इंसान डेवलप हुए। अच्छा, अब इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली और सिंपलेस्ट बात जो है वो क्या है? सबसे सिंपल चीज़ जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है। उसके उसकी एग्जाम्पल क्या है? उसकी एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं। ये सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। जब सब एटॉमिक पार्टिकल बहुत सारे मिल जाएं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीज़ें मिल जाएं, तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं एटम। हमने 9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम कि एटम क्या होते हैं? विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो ना बनाए जा सकते हैं ना खत्म किए जा सकते हैं। सबसे छोटा, सबसे छोटी चीज जो है, वैसे तो सब एटॉमिक पार्टिकल सबसे छोटी चीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उससे बड़ी चीज क्या है? एटम है। एटम जो है उसमें एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन है, जैसे कि हाइड्रोजन है, जैसे कि नाइट्रोजन है। ये एटम्स होते हैं। जब बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन होते हैं दो या दो से ज्यादा तरह के एटम्स का, जो आपस में जब एटम्स कंबाइन हो जाएं या डिफरेंट एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन हो जाएं तो ये बनाते हैं मॉलिक्यूल। अच्छा देखो, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं साइज की बेस पे, जो साइज में बड़े हैं। एक को कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, एक को कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो साइज में सबसे बड़े होते हैं, और माइक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो साइज में छोटे होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल जो हैं ये, इसमें कार्बोहाइड्रेट हैं, इसके एग्जाम्पल प्रोटीन है, इसके एग्जाम्पल लिपिड्स हैं। ये मैक्रो मॉलिक्यूल हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी हैं, उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो जो जिंदा हैं, वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उनको एनर्जी की नीड है। वो एनर्जी की नीड कहाँ से पूरी हो रही है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन की वजह से एनर्जी की नीड पूरी हो रही है। तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जब ये टूटते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हैं या जो है प्रोटीन है या लिपिड्स हैं, तो ये एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और फिर उसकी बेस पे जो है हमारी बॉडी काम कर रही होती है। अच्छा, इसके अलावा एक तो ये क्लासिफिकेशन है मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल। इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स को हम जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स भी यही हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। ये सब बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स। एक क्लासिफिकेशन ये है। मॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं कंपाउंड। कंपाउंड्स के बारे में आपने सुना होगा, वाटर एक कंपाउंड है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब कंपाउंड्स मिल जाते हैं तो क्या चीज़ बनती है? फिर बनते हैं सेल्स। सेल्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन सेल। किसी भी चीज़ को जानदार कहने के लिए उसमें सेल का होना ज़रूरी है। तो अगर उसमें सेल नहीं है
तो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं कहते। ये बात याद रखने की है कि वायरसेस की क्लासिफिकेशन करने का तरीका ये नहीं है, क्योंकि वायरसेस आर एसेलुलर पैरासाइटिक एंटिटीज। वायरसेस जो होते हैं उनमें सेल नहीं होते, लेकिन हम ये कहते हैं कि इसीलिए वायरसेस को नॉन लिविंग थिंग्स भी कहते हैं। तो बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है कि ऑल लिविंग थिंग्स कंटेन सेल्स, और सेल बुनियादी ढांचा है जो कि शेप प्रोवाइड करता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जो भी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज आप देख रहे हैं, उसकी लेंथ, उसका डायमीटर, वो सेल की वजह से है। जितने भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन परफॉर्म करता है, काम करता है, वो सारे काम भी बेसिकली उसके अंदर कौन करा रहे हैं? सेल्स करा रहे हैं। तो सेल बुनियादी चीज है। सेल जब बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं टिश्यूज। अब टिश्यूज जो हैं वो ग्रुप हैं, बहुत सारे एक जैसे सेल जब आपस में कंबाइन हो जाएं, जिनका कॉमन स्ट्रक्चर हो, जिनके कॉमन फंक्शंस हो, तो ये बनाते हैं टिश्यू। अब इसके एग्जांपल क्या है? मस्कुलर टिश्यू है, मसल जो है हमारी बॉडी में। सारे मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है? कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करना, सेम काम है, सेम स्ट्रक्चर है। इनमें प्रोटीन्स होते हैं जैसे मायोसिन और एक्टिन। इसके अलावा नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू में क्या होते हैं? नर्वस टिश्यू के अंदर हमें मालूम है सेल्स होते हैं, नर्वस सेल्स होते हैं। उनको हम श्वान सेल्स कहते हैं या नर्व सेल कहते हैं। उनका काम क्या है? मैसेजेस ब्रेन तक लेके जाना और ब्रेन से वापस मैसेज लेकर आना और ऑर्गन को प्रोवाइड करना। इसके अलावा एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में मसल भी आते हैं, ब्लड भी आते हैं, बोन्स भी आती हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं, अलग अलग तरह के टिश्यूज हैं। और जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जो हैं वो कंपोज होते हैं एक जैसे मुख्तलिफ टिश्यू, एक जैसे टिश्यूज का, जिनके फंक्शन एक जैसे हों। अब ऑर्गन्स की एग्जांपल क्या है? ऑर्गन्स की एग्जांपल किडनी है। देखो किडनी, पूरी की पूरी किडनी का काम क्या है? पूरी किडनी का काम तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है ना, ब्लड को साफ करना, ब्लड में से वेस्ट को निकालना, और जब ब्लड साफ करते हैं तो बॉडी को वापस रिटर्न कर देना। किडनी एक ऑर्गन है। हार्ट एक ऑर्गन है। हार्ट का काम क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड, पंप करना ब्लड को, पूरी बॉडी को देना। लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेना और ब्लड को क्या चीज रिटर्न करना? ऑक्सीजन रिटर्न करना। तो ब्लड में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करना। ब्रेन एक ऑर्गन है। ब्रेन का काम क्या है? पूरी बॉडी पे कंट्रोल रखना, जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अब जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? सिस्टम्स। सिस्टम्स की एग्जांपल क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम है, इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये सारे सिस्टम हैं हमारी बॉडी में जिनका काम पर्टिकुलर फिक्स है। जब सिस्टम्स आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म, जानदार को बनाते हैं। जब मुख्तलिफ जानदार जितने भी हैं दुनिया में, ये सब कलेक्शन है ना, किस चीज़ का कलेक्शन है? मुख्तलिफ मुख्तलिफ सिस्टम्स का कलेक्शन है। इंसान जैसे होमोसेपियंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिशेज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एक और चीज़ है इसमें, स्पीशीज। स्पीशीज क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म विच आर केपेबल टू इंटरब्रीड विद ईच अदर। वो तमाम जानदार जिनकी इंटरब्रीडिंग हो सके आपस में, उनको स्पीशी कहते हैं। इंटरब्रीडिंग से मुराद ये है जिनकी मैरिजेस हो सके, जिनकी शादियां हो सके। हमें मालूम है इंसान की इंसान से होती है, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की किसी और उसी जैसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से होती है। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग एंड कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, जिनकी शादियां हो सके एक जैसे जानदारों की, उनको कहते हैं स्पीशी। अब मुख्तलिफ स्पीशीज जब आपस में कंबाइन हो जाए तो दे विल फॉर्म पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? एक जैसे जानदारों का मजमुआ। जो एक जैसे जानदार हैं, एक ही तरह के जानदार हैं, जो एक ही जगह पे रह रहे हैं एक ही वक्त में। तो ऑर्गेनिजम्स विच आर सेम, लिविंग इन एन एरिया इन द सेम टाइम, एक ही वक्त में किसी एक जगह पे जो एक जैसे जानदार मुख्तलिफ आपस में मिलके रह रहे हैं, उनको कहते हैं हम, उस पूरी उनके जो है ऑर्गेनिजम्स के कलेक्शन को कहते हैं हम पॉपुलेशन। कम्युनिटी क्या होती है? पॉपुलेशन से आगे कम्युनिटी है, अलग अलग तरह के जानदारों के ग्रुप। जैसे इंसान एक ग्रुप है, मुख्तलिफ एक ही तरह मुख्तलिफ इंसान है लाखों करोड़ों की तादाद में, उसके साथ कोई एक पर्टिकुलर जानदार उनका एक ग्रुप है, फिर एक और पर्टिकुलर जानदार उनका एक ग्रुप है। तो जब मुख्तलिफ तरह के जानदार किसी एक ही जगह पे रहें किसी एक ही वक्त में, तो उसको कहते हैं कम्युनिटी। फिर कम्युनिटी से ऊपर क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होते हैं? इकोसिस्टम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इन दोनों का मजमुआ होते हैं। लिविंग थिंग्स में जैसे हम आ गए, नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है? हवा है, पानी है, आग है, मिट्टी है, गैसेस हैं। इन तमाम चीज़ों के कलेक्शन को कहते हैं इकोसिस्टम। एक और ब्रांच है बायोलॉजी की, इकोलॉजी, उसके बारे में इसको पढ़ा है। उसके इकोसिस्टम क्या है या इकोलॉजी क्या है, एक ही बात है। एक साइंटिस्ट उनका नाम था टांसले,
टांसले, TANSLEY, उन्होंने ये टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी। और हमें मालूम है कि जितने भी जानदार हैं वो डिपेंडेंट होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। कैसे? जैसे हम हैं, अब नॉन लिविंग थिंग पे कैसे डिपेंडेंट है? हमारी बॉडी में 70% क्या है? वाटर है। किसी भी जानदार में 70% वाटर है, बैक्टीरिया में भी 70% वाटर है, ह्यूमन बीइंग में भी 70% वाटर है उसके तमाम सेल्स के अंदर। तो हालांकि वाटर क्या है? वाटर नॉन लिविंग थिंग है। इस तरह गैसेस, तमाम एनिमल्स को क्या चीज चाहिए? ऑक्सीजन। हालांकि ऑक्सीजन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो हम डिपेंडेंट हुए ना नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। इकोसिस्टम से भी बड़ी चीज क्या है? बायोस्फीयर। इसको इकोस्फीयर भी कहते हैं। इकोस्फीयर, बायोस्फीयर कहें या इकोस्फीयर कहें, एक ही बात है। बायोस्फीयर्स क्या होते हैं? बायोस्फीयर जो हैं ये पार्ट ऑफ अर्थ हैं वेयर लाइफ इज पॉसिबल। वो जगह अर्थ पे जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो उसको बायोस्फीयर या इकोस्फीयर कहते हैं। अब हमें मालूम है अर्थ पे लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, और पूरी की पूरी अर्थ को हम बायोस्फीयर कह रहे हैं क्योंकि अर्थ वो जगह है जहाँ लाइफ पॉसिबल है, जहाँ जिंदगी पॉसिबल है, जहाँ जानदार जिंदा रह सकते हैं। तो पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज पॉसिबल या पार्ट ऑफ place where life is possible, so earth is a place where life is possible। तो हम अर्थ को बायोस्फीयर या इकोस्फीयर कहते हैं। ये तो बेटे एक टॉपिक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें करना था। अगर मैं रिपीट करूं अपनी बात, तो सबसे छोटी चीज क्या थी? सब एटॉमिक पार्टिकल। उसके बाद क्या थे? एटम्स। उसके बाद क्या है? मॉलिक्यूल। उसके बाद कंपाउंड। उसके बाद सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, फिर स्पीशी, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम और फिर बायोस्फीयर। ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने सबकी साथ साथ एग्जांपल्स भी बताई आपको। ये तमाम चीज़ें जो हैं मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सही। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका लिंक है, मैं दे दूँगा आखिर में, तो आप वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हैं अगर कोई चीज़ बीच में मिस हो जाए आपकी तो। अच्छा, ये तो एक टॉपिक है बेटे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमें करना है वो बायोलॉजिकल मेथड्स है। ये बायोलॉजिकल मेथड्स 9 क्लास की केमिस्ट्री में भी पढ़ा था आपने, साइंटिफिक मेथड्स के नाम से। 9 क्लास की बायोलॉजी में भी पढ़ा था आपने, चैप्टर नंबर 1 में बायोलॉजिकल मेथड्स के नाम से। कुछ चीजें तो सेम है, मेजॉरिटी चीजें सेम है। देखो बेटे, बेसिक बायोलॉजी है जो मैंने स्टार्ट करी है चैप्टर नंबर 1 में। इसमें तमाम वो बातें हैं जो पहले आप सुनते हुए आए हैं, 9th में भी सुनी हुई हैं आपने। तो इसमें आसान कुछ चीजें नहीं है खाली। अच्छा, ये जो पूरा चैप्टर नंबर 1 है ये जोलॉजी का है वैसे। अच्छा, इसमें बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं? बेटे, मेथड तो हम तरीकों को कहते हैं ना, और बायोलॉजिकल मतलब लिविंग थिंग्स। वो मेथड जिसको हम इस्तेमाल करें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। फर्स्ट करें आप डॉक्टर हैं, आपके पास कोई पेशेंट आया अपने किसी मसले को लेके कि डॉक्टर साहब मुझे जो है बुखार है, खांसी है, नज़ला है, अब मैं क्या करूं? तो बीइंग अ डॉक्टर आप क्या करते हैं? उसको पॉसिबल सोल्यूशन बताते हैं ना, साइंटिफिक तरीके से। आप तो किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के निकालने को साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली, इसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला क्या है? ऑब्जर्वेशन। आप क्या करते हैं जब भी कभी आपके पास बीइंग अ डॉक्टर आपके पास पेशेंट आता है, तो आप क्या करते हैं? आप उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको बोलने देते हैं, खुद से नहीं बोलना शुरू कर देते आप ये कहते हैं ना बीइंग अ डॉक्टर कि भाई हाँ भाई आपके साथ क्या प्रॉब्लम है बताएं। तो वो बताता है आपको कि भाई मेरे साथ फला 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 ये मसला है। या बिलफर्स आपको कोई आके बताता है कि भाई फला फला जगह पे ये मसला हो रहा है, आप खुद से जाके देखते नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन इज टू नो अ प्रॉब्लम आइदर बाय डायरेक्ट सीइंग और बाय हियरिंग। या तो आप खुद से सुने, देखें, या आपको कोई आके बताए। तो सबसे पहला की स्टेप इसमें जो है वो ऑब्जर्वेशन का है कि प्रॉब्लम को जानना, मसला है क्या। दूसरा स्टेप क्या है? डेटा कलेक्शन। अब आपने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया ऑब्जर्वेशन के बाद। जो भी फैक्ट्स थे आपके पास, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास उस चीज़ की अवेलेबल है, उसको तमाम इंफॉर्मेशन को आपने जमा करना शुरू किया कि भाई इसके साथ अच्छा ये भी मसला है, इसके साथ ये भी मसला है, इसके साथ ये भी मसला है, या फला फला जगह पे ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आपने पहले उन तमाम मालूमात को जमा किया। फिर पेशेंट आपसे पूछता है ना कि भाई आप मुझे बताएं मुझे क्या बीमारी है या क्या मसला हो सकता है। तो आपने एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देते हैं आप। टेंटेटिव स्टेटमेंट्स उन स्टेटमेंट्स को कहते हैं जो स्टेटमेंट किए जाते हैं विच आर येट टू बी प्रूवन। मतलब वो तमाम बातें जिनका सबूत नहीं है, उन तमाम बातों को आप हाइपोथेसिस कहते हैं। अब जैसे बिलफर्ज मैंने एक बात कर दी कि जो है फला फला जगह पे ये बीमारी है,
जैसे अभी एक बीमारी आप सुन रहे हैं, कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है। इस तरह भाई मैंने कहा भाई एक बीमारी आप इन पेशेंट को एबीसी बीमारी है। अब मेरे पास उस बीमारी का कोई सबूत तो नहीं है ना, कि हो सकता है उसको कोई और बीमारी हो, उसको हो सकता है डीईएफ बीमारी हो, मैंने कह दिया एबीसी। तो मैंने तो डेटा की बेस पे, ऑब्जर्वेशन की बेस पे बात कही। हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ। तो तमाम बातें जो कह दी जाएं जिनका कोई सबूत ना हो, उनको हाइपोथेसिस कहते हैं, जिनको प्रूव होना बाकी है। उसके बाद नेक्स्ट अब है रीजनिंग। ये बात नहीं है, ये आपने 9 क्लास की बायोलॉजी में नहीं पढ़ी थी। जब भी कभी आप हाइपोथेसिस देते हैं, तो हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आपके पास दो चीजें होती हैं। एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग, एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग, ताकि आपकी बात जो है वो सही साबित हो सके, या कोई और आपके पास कोई सबूत आ सके, नया नया डेटा आ सके। इस चीज के लिए आप करते हैं रीजनिंग। तो बेटे रीजनिंग दो तरह की होती है, एक को कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, एक को कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। दोनों में फर्क क्या है, बारी बारी। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इंडक्टिव रीजनिंग ये वो रीजनिंग है जिसमें पहले आप आइसोलेट करते हैं फैक्ट्स को। आइसोलेट के मायने होते हैं अलग करते हैं आप फैक्ट्स को। आपके पास 10-12 फैक्ट्स हैं, आप पहले एक फैक्ट को ले लेते हैं, कोई एक बात को ले लेते हैं आप, और किसी एक आइडिया पे पहुंचने की कोशिश करते हैं कि भाई इस बात को लेके इसको ये बीमारी हो सकती है। अच्छा, जो किसी फिनोमिना को या किसी बात को सही साबित करने के लिए जरूरी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये बात समझ में नहीं आई अगर, तो जैसे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में उन्होंने ऑब्जर्व किया एक पीस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क बेटे ढकने को कहते हैं, जो बोतल के ऊपर लकड़ी का लगाया जाता है। उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने देखा कि इसमें छोटे छोटे से चैम्बर्स बने हुए हैं, और उन चैम्बर्स का नाम उन्होंने दे दिया सेल। ये किसने किया था काम? रॉबर्ट हुक ने। अब इन्हीं की रिसर्च को, रॉबर्ट हुक की रिसर्च को फर्दर आगे चलाया दो साइंटिस्टों ने। एक का नाम था स्किल्डन, एक का नाम था श्वान। और उन्होंने एक थ्योरी दे दी। उस थ्योरी का नाम क्या रखा? सेल थ्योरी। आप पढ़ेंगे ये चैप्टर नंबर 4 में। तो देखो, किसी एक फैक्ट को लिया, खाली मतलब सेल की बात को लिया, और उस पर एक थ्योरी दे दी टू रीच अ जनरल आइडिया, टू रीच अ जनरल फिनोमेना। इस चीज को कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। एक फैक्ट से शुरू करे बात और एक थ्योरी भी आगे खत्म करे। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है, इसमें एजम्पशंस होती हैं एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे। एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हुए हुए होते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे एज्यूम करते हैं और किसी कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका मतलब कि किसी ने पहले से कोई बात करी हुई है, कोई पहले से जनरल फिनोमेना पेश हुआ है, और उसके बाद आप अपनी एक बात आके पेश कर रहे हैं। ये डिडक्टिव रीजनिंग होती है। यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग में इफ एंड देन स्टेटमेंट्स आते हैं। इफ एंड देन का मतलब ये होता है, अगर मैं ऐसा करूं, यानी कि जो बात पहले से प्रूव है उसी को मैं लेके आगे चलूं, या फिर मैं अपनी कोई नई बात लेकर आऊं आगे। ये इफ एंड देन स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। इसके अलावा इस चीज को एक और तरीके से समझाने के लिए, हमारे पास बुक में नहीं है ये बात, बुक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है ये बात, इंडक्टिव रीजनिंग वर्सेस डिडक्टिव रीजनिंग, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो सकता है। देखो, इंडक्टिव रीजनिंग जो होती हैं वो क्या होती हैं कि कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है, उसको आप ड्रॉ करते हैं किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। यानी कि आपने पहले ऑब्जर्व किया, कोई चीज ऑब्जर्व करी, और फिर आप किसी जो है कंक्लूजन पे पहुंचने की, मतलब इख्तितामी बात पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? जब आप इंडक्टिव रीजनिंग को यूज करते हैं, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन सही है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो आप कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं वो कंक्लूजन भी सही हो। यानी कि आपने कोई बात करी है, हो सकता है वो बात सही हो, लेकिन जो उसका एंड रिजल्ट आ रहा है वो सही हो, इस चीज की कोई श्योरिटी नहीं है। इसकी कोई एग्जांपल, जैसे कि इसी के नीचे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा कि एक क्विज है, वो क्विज बहुत आसान है। तो जो टेस्ट हो रहा है आपका वो भी आसान होगा, क्योंकि उस क्विज में जो पूछे हुए सवाल हैं वो आसान है। तो जो पूरा का पूरा टेस्ट है वो कैसा होगा? आसान होगा। एक उस्ताद है, वो पीपीटी इस्तेमाल करता है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करता है। अच्छा, कुछ क्लासेस से वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो उस्ताद है वो कल भी जो क्लास लेगा वो पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ही लेगा। ये क्या किया? ये इन्होंने कंक्लूड करी बात। क्या ये चीज होना जरूरी है? नहीं ना।
भाई आज बिलफर्ज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पावर पॉइंट पे, तो कल जो मैं क्लास लूंगा क्या मैं वो भी पावर पॉइंट पे लूंगा? नहीं ना। हालांकि आपने मेरी 2-3 बातें देखी, मेरी 2-3 क्लास को फॉलो कर रहे हैं आप, उन वो 2-3 क्लासेस जो मेरी चल रही है वो पावर पॉइंट पे चल रही है, तो जो आने वाली क्लासें हैं क्या वो भी पावर पॉइंट पे होंगी? नहीं। इसका मतलब कि इंडक्टिव रीजनिंग कैन बी ट्रू कैन बी रॉन्ग, ये ट्रू भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अब डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो इसका उलट है। ये शुरू करते हैं किसी कंक्लूजन से, किसी ने कोई चीज पहले से बताई भी है उससे शुरू करते हैं बात, और फिर थ्योरी पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, यानी कि रिवर्स हो गया ना। इंडक्टिव रीजनिंग पे तो ऑब्जर्वेशन से शुरू करी थी और कंक्लूजन पे आए थे, यहाँ पे कंक्लूजन से शुरू कर रहे हैं बात और थ्योरी पे जा रहे हैं। जब आप डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं किसी मसले का हल निकालने के लिए, तो अगर आपका कंक्लूजन सही है, तमाम बातें सही हैं, तो आपकी थ्योरी भी सही होगी। इंडक्टिव रीजनिंग की तरह नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, बिलफर्ज मैं एग्जांपल दे रहा हूं अपने पास से। पाकिस्तान में एक आदमी है, उसका नाम फर्ज करो ए है, और उसकी दाढ़ी है मेरी तरह। बिलफर्ज उसने कोई क्राइम कमिट किया, कोई जुर्म किया, ये पहला स्टेटमेंट मैंने दिया, यानी कि पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन, पाकिस्तान में और पाकिस्तान की जितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सब में 10 आदमी हैं मुसलमान हैं, उनकी दाढ़ियां हैं मेरी तरह, उन्होंने भी क्राइम कमिट किया कोई। दूसरा स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, ये दोनों स्टेटमेंट सही हो सकते हैं ना? भाई पाकिस्तान में एक आदमी है, उसने क्राइम कमिट किया, दाढ़ी वाला है, मुसलमान है। पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें 10 मुसलमान हैं, उनकी दाढ़ियां, उन्होंने भी क्राइम कमिट किया, ये भी सही हो सकता है। अब तीसरा और फाइनल, दुनिया में जितने मुसलमान हैं, जिस जिसकी दाढ़ी है, सही, वो जो है ये क्राइम कमिट करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं ना। इस तरह की जो बात होती है वो इंडक्टिव रीजनिंग में आ जाती है। देखो, शुरू के 2 स्टेटमेंट सही, आखिर का स्टेटमेंट रॉन्ग, यानी कि जनरल कंक्लूजन जो मैं जिस पे पहुंचा वो गलत है, तो ये इंडक्टिव रीजनिंग हो गया। अब डिडक्टिव क्या हो सकता है? जैसे बिलफर्ज एक बिल्ली है, उसके पास हार्ट है, पहला स्टेटमेंट, बिल्ली के पास हार्ट होता है। जितनी बिल्लियां हैं वो मैमल्स होती हैं, दूसरा स्टेटमेंट, सारी बिल्लियां मैमल्स होती हैं, दूध पिलाती हैं अपने यंगमस को। तीसरा स्टेटमेंट, जितनी बिल्लियां हैं उनके पास हार्ट है, वो मैमल हैं, और ये जो है ये बर्थ देती हैं चाइल्ड को। तो ये सारे स्टेटमेंट तो ट्रू हो गए ना, यानी कि जो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं और जितना भी कंक्लूजन है, अगर वो सारे ट्रू हो जाए तो इट इज डिडक्टिव रीजनिंग। ये डिडक्टिव रीजनिंग होती है। तो समझाने के लिए मैंने तो एग्जांपल दी इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग की। अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स। अब जब आपने सारी इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग कर ली, तो अब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। जैसे आप डॉक्टर हैं बिलफर्ज, तो आप क्या कहते हैं मरीज को कि भाई अपना ब्लड टेस्ट कराओ, अपनी सीटीसी कराओ, सीबीसी कराओ, सही है, और मेरे पास वो लेकर आओ, ताकि जो भी आप ये बात कर रहे थे, जो भी आपने उसको कहा कि भाई ये बीमारी है आपको, वो बात आपकी या तो सही साबित हो सके या तो गलत साबित हो सके। तो आप डेटा कलेक्ट करते हैं ना, तो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जब आपके पास एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है, यानी कि कंक्लूजन, या तो आपकी कहीं भी बात सही साबित हो जाती है या तो गलत। और अगर आपकी कहीं भी बात सही साबित हो जाती है और उसको लोग मानने लगते हैं, लेकिन पूरी दुनिया आपकी बात को नहीं मानती, कम लोग मान रहे हैं आपकी बात को, तो इट विल बिकम थ्योरी। तो ये क्या बन जाती है? थ्योरी बन जाती है। लेकिन अगर आपकी कोई बात है, आपके पास उसके फैक्ट्स भी हैं, और उस बात को पूरी दुनिया मान रही है, तो इट विल बिकम लॉ। तो थ्योरी में और लॉ में फर्क क्या है, और दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? थ्योरी भी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, स्टेटमेंट था, एक्सपेरिमेंट किया, सबूत आए, उसके फेवर में, बात के फेवर में, दुनिया में जितनी भी लोग हैं सब नहीं मान रहे, लेकिन बहुत सारे लोग मान रहे हैं, ये थ्योरी है। एक बात आपने कही, उसके फैक्ट्स हैं आपके पास, प्रूवन बात है, पूरी दुनिया मान रही है आपकी बात को, इट विल बिकम लॉ और प्रिंसिपल। ये फर्क है और सिमिलैरिटीज हैं थ्योरी में और लॉ प्रिंसिपल में। लॉ को प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसके अलावा थ्योरीज आपने जैसे एग्जांपल के तौर पे सुनी होगी, लेमार्क्स थ्योरी, डार्विन थ्योरी। अब उसपे क्या है, ऑब्जेक्शन है ना। तो एक और बात, थ्योरी कैन बी ऑब्जेक्शनेबल। थ्योरी पे ऑब्जेक्शंस होते हैं, जिस वक्त थ्योरी दी जाती है उस वक्त के हिसाब से वो बात सही होती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्च होती जाती है और बाद में उस पर लोग आके क्या करते हैं, ऑब्जेक्शंस करते हैं, तो थ्योरी कैन बी रॉन्ग। लेकिन लॉ जैसे, या प्रिंसिपल, आर्चिमीडस का प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, सही है, या ग्रेविटी
का लॉ आप पढ़ते हैं, क्या उस पर कोई ऑब्जेक्शन है? कोई कोई इंसान है जो ग्रेविटी के लॉ को नहीं मानता, या न्यूटन के लॉ को नहीं मानता, या आर्चिमीडेस के प्रिंसिपल को नहीं मानता? यानी कि अभी तक वो बात वैसी की वैसी है, पूरी दुनिया मान रही है उसको, तो इट विल बिकम लॉ और प्रिंसिपल। तो बेटे ये फर्क है थ्योरी और प्रिंसिपल में। यहाँ तक ये दो टॉपिक थे। ये एक तो हमने किया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हमने किया बायोलॉजिकल मेथड। यहाँ तक अगर कोई सवाल है आपके जहन में तो बेटे वो मुझसे पूछो।